बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का फिफ्थ पेपर एजुकेशनल पॉलिसीज स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पढ़ा रहा था। इस पेपर में पिछली कक्षा में हम लोगों ने कोठारी आयोग को पढ़ा था, कोठारी आयोग की संतुतियों को पढ़ा था कि क्या है कोठारी आयोग, किस प्रकार यह शिक्षा की व्यवस्था में अपना सहयोग देता है, कैसे यह भारत में बनने वाला कोठारी आयोग राष्ट्रीय कोठारी आयोग जिसे कहते हैं, कैसे यह आयोग शिक्षा के सभी क्षेत्रों में अपना योगदान देता है, जैसा कि प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा आदि। कह सकते हैं कि कोठारी कमीशन या अब इसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, यह भारत में बनने वाला एकमात्र ऐसा आयोग था जिसने भारत में चल रहे लगभग सभी प्रकार की शिक्षा के व्यवस्था पे योगदान देने का कार्य किया। तो एक थोड़ी सी चर्चा ये पिछली कक्षा की हुई। आज हम लोग इस फिफ्थ पेपर के हमारे अगला ये जो यूनिट है वो हमारा है नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986, या जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कहते हैं। इसको हम पढ़ेंगे। इसमें कुछ बातें आपके जानने योग्य हैं जो आवश्यक तौर पे आपको जाननी चाहिए, आपको समझनी चाहिए। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, आज इसकी हम चर्चा आपके सामने करेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979। एक बहुत विशेष बात इसके तथ्य में छुपी हुई है, इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पढ़ने से पहले हम इसकी भूमिका को पढ़ते हैं कि वास्तव में, ध्यान दीजिएगा, कि वास्तव में यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसकी टाइमिंग 1986 मानी जाती है, जो राजीव गांधी के शासनकाल में प्रायोजित की जाती है। लेकिन ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, इसकी शुरुआत उससे कई वर्ष यानी 1986 से कई वर्ष पहले 1979 में ही प्रारंभ कर दी जाती है। एक अंततः विशेष बात इस तथ्य में छुपी हुई है, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। यदि हम इस तथ्य को जानते हैं तब जाके राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 है, या जिसे हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी शॉर्ट फॉर्म में NEP 1986 कहते हैं, तब हम उसको वास्तविक तौर पर जान पाएंगे कि क्या है ये, क्या इसकी विशेषता रही है, क्या इसकी भूमिका रही है। देखिए, इसकी विशेषता और भूमिका को समझने से पहले हमें थोड़ा सा इसका इतिहास जानना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसका इतिहास जानना पड़ेगा, फिर इसके बाद हम इसकी भूमिका की चर्चा करेंगे, इसकी भूमिका की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात इतिहास की करेंगे कि कैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो थी वो कैसे कार्य रूप में बन के सामने आई, कैसे, ध्यान दीजिएगा, कैसे वह कार्य रूप में परिणित होती है, कैसे उसकी उपादेयता निर्धारित होती है और किस प्रकार वह अपना एक विकसित बेहतर नवीन रूप 1986 में धारण करती है। तो सबसे पहले हम इसके इतिहास की बात करेंगे, थोड़ी सी बात इसके इतिहास की करेंगे हम कि कैसे, ध्यान दीजिएगा, कि कैसे ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का प्रादुर्भाव हुआ। देखिए, आपको मैंने बताया भी था, अगर हम कोठारी आयोग की बात करें तो 24 जुलाई 1968 को, ध्यान दीजिएगा, 24 जुलाई 1968 को, हम भूमिका की बात चर्चाएं बाद में करेंगे, थोड़ा इसको हम समझते हैं। 24 जुलाई 1968 की बात है, कोठारी कमीशन की बात है। इसे कोठारी कमीशन न कह के हम यहाँ एक नाम सिर्फ दे रहे हैं, जिसका प्रादुर्भाव 24 जनवरी 1968 को हुआ था।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कोठारी कमीशन है उसकी घोषणा की जाती है। उसके बाद यह कार्य रूप में आती है, प्रांतों तक यह पहुंचती है। ध्यान दीजिएगा, प्रांतीय सरकारों तक ये पहुंचती है। और इसका जो आधार था, ध्यान दीजिएगा, इसका जो आधार था 1968 का 10+2+3, ये जो शिक्षा की व्यवस्था थी कि 1 से 10 तक, उसके बाद 11 से 12, उसके बाद ये कहा गया कि 3 वर्ष की विश्वविद्यालय शिक्षा। सामान्य तौर पे कहा गया कि एक व्यक्ति को एक शिक्षा सत्र के दौरान या अपने जीवन काल में शिक्षा ग्रहण करने के दौरान उसे कम से कम 3 आधारों से होकर गुजरना पड़ेगा। और ध्यान दीजिएगा, 3 आधारों से होकर गुजरना पड़ेगा। और ये 3 जो आधार होंगे 10+2+3, ये उसकी शिक्षा की व्यवस्था को पूर्ण कराएंगे। ये बातें अभी लागू ही हुई थी, ध्यान दीजिएगा, लागू ही हुई थी कि 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्य योजना कार्य रूप में परिणित होती है। कार्य रूप में यह कार्य करना शुरू भी करती है। ध्यान दीजिएगा, कार्य रूप में कार्य करना शुरू भी करती है, वैचारिकता तौर पे यह समाज में स्थापित भी होती है। लेकिन वहीं एक नई समस्या उत्पन्न हो जाती है, एक नई समस्या उत्पन्न हो जाती है कि केंद्र की जो वर्तमानिक कांग्रेस सरकार थी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पक्ष में खड़ी थी, वहाँ सत्ता का परिवर्तन होता है, कांग्रेस की सरकार पदच्युत होती है। इसके स्थान पे जनता दल की सरकार 1989 में आती है। ध्यान दीजिएगा, मोरारजी देसाई तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत सरकार के बनते हैं। उसके बाद वो मानव संसाधन के तत्वों को ध्यान में रखते हुए मोरारजी देसाई एक नई शिक्षा व्यवस्था, ध्यान दीजिएगा, 10+2+3 के जगह पे 8+4+3 की शिक्षा की व्यवस्था करने का कार्य शुरू कर देते हैं। उस समय तत्कालीन प्रधान उनके शिक्षा जो मंत्री हैं, ध्यान दीजिएगा, तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्रताप चंद्र चंदर ने तमाम शिक्षाविदों, तमाम राष्ट्रीय विचारकों की सहायता से एक नवीन शिक्षा नीति घोषणा करते हैं। वो जो 68 में प्रारंभ की गई थी, अभी उसको चला ही नहीं पाया गया था, राज्यों तक वो पहुंची नहीं थी कि नई सरकार आने से नई शिक्षा व्यवस्था का जन्म हुआ। अगर वास्तविक तौर पे कहा जाए तो ये देश का दुर्भाग्य ही रहा है कि कोई भी कार्य योजना एक तरह से पूरी होने होते, वो अपने अंतिम आधार तक पहुंचने से पहले ही सत्ता का जो परिवर्तन होता है, उससे उस व्यवस्था का पूरा पतन निर्धारित हो जाता है। उसके बाद मोरारजी के देसाई की जो सरकार आती है, उस स्थिति में 1989 में, कह सकते हैं 1979 में नई शिक्षा नीति बनाई जाती है, जो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार रही है। तो ये एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1989 का एक सामान्य सा इतिहास रहा। अब इसकी जो भूमिका है, इसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। अगली कक्षा में हम बताएंगे कि ये अपने आप में विशेष कैसे बनी है, क्या इसकी उपयोगिता है।